नमस्कार। नवंबर का समय है और सर्दी का मौसम आते ही पंजाब के खेतों से धुआं निकलने लगता है और पश्चिमी हवा उसको दिल्ली के ऊपर ले आती है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ते ही उसकी गर्मी तो है ही, लेकिन टीवी के डिबेट में वहाँ भी बहुत गर्मी पैदा होती है और राजनीतिक दल एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं और साल दर साल हम यही देखते आ रहे हैं और समस्या वहीं का वहीं है और कोई समाधान की ओर कोई कदम किसी ने लिया उठाया या इस मसले को ठीक से समझ भी पाया, ऐसा हमको लगता नहीं है। इस विषय को लेकर 2 या 3 अहम बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ अगले 8 या 10 मिनट में। अगर हम अनदेखी करें जो मौलिक इस समस्या के का जो मौलिक कारण है उसको अनदेखी करें तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा ही चलता रहेगा। पहली बात यह है कि ये पराली जलाई क्यों जाती है ना। भात का फसल लेने के बाद 2 भाग हैं। एक नीचे वाला काटने के बाद जो नीचे का भाग जो रह जाता है खेतों में, और दूसरा है ऊपर का जो भाग काट कर जो ले जाते हैं किसान और फिर उसको पीट कर जब भात निकल जाता है उससे, तो वो जो पराली है जिसको बड़े बड़े ढेरों में रखा जाता है, उस पराली को क्यों जलाया जाता है और क्या ये सैकड़ों सालों से हम जलाते आ रहे हैं या ये अभी अभी कुछ साल या दशकों से हो रहा है। यहाँ जहाँ मैं हूँ हम लोग यहाँ भात का खेती यहाँ भी करते हैं और यहाँ हर खेत में आप देखेंगे कि ये पराली को बड़े प्यार से बहुत अच्छी तरीके से सजाकर उसको रखा जाता है और अगले 6 या 8 महीने तक ये पशुओं के लिए बहुत अच्छा आहार है। अब ऐसा पंजाब में क्यों नहीं होता? पंजाब में भी तो पशु रखते ही हैं, कम हो रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन अभी भी पशु हैं। पंजाब के किसानों ने पिछले 10 या 15 साल में ये पाया कि ये जो पराली निकलती है उनकी खेत से, वो उनके पशुओं के लिए उचित नहीं है। ऐसा क्यों, जब शेष भारत में हर जगह ये पराली तो बहुत अच्छा चारा माना जाता है। और वो ये कारण बताते हैं पंजाब के किसान कि इस पराली में क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल यूरिया और केमिकल कीटनाशक पेस्टिसाइड वगैरह उपयोग होते हैं, तो इस पराली में भी उन केमिकल का मतलब मात्रा है और इसीलिए ये पशु भी बीमार हो जाते हैं इस पराली को खाकर। अब दूसरा पॉइंट ये है, प्रश्न बनता है कि क्यों पंजाब में ही और थोड़ा बहुत हरियाणा में भी, क्यों इन जगहों में ही इतना ज़्यादा मात्रा में केमिकल उर्वरक यूरिया और पोटैश या केमिकल कीटनाशक पेस्टिसाइड्स वगैरह इनका प्रयोग इतना ज़्यादा मात्रा में क्यों होता है यहाँ? और इसका उत्तर है क्योंकि यहाँ के जो बीज ये लोग इस्तेमाल करते हैं वो हाइब्रिड बीज हैं। हाइब्रिड बीज क्या होता है? 2 विभिन्न प्रकार के बीज को लेकर उनको मिलाकर एक प्रयोगशाला में, एक लेबोरेटरी में, और एक नया ऐसा एक वैरायटी को बनाना, इसको हाइब्रिड कहते हैं। तो ये हाइब्रिड जो वैरायटी है ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? ये इसलिए कि जो कंपनियां ये बनाती हैं वो कहती हैं कि इससे आपको 10 या 15% ज़्यादा फसल मिलेगा। वो सही है या गलत, ये एक अलग कहानी है, लेकिन इस लालच में कि हमको 10 या 15% ज़्यादा फसल मिले, उन्होंने ऐसा हाइब्रिड वैरायटी तैयार किया जो अपने आप में कमज़ोर है। वो एक स्थिर वैरायटी भी नहीं है, अस्थिर इस अर्थ में कि जो F1 हाइब्रिड इसको कहते हैं, इसका उपयोग आप करें तो वो जो बीज बनाता है वो बीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको दोबारा जाके एक नया F1 हाइब्रिड का बीज फिर से इन कंपनियों से खरीदना पड़ेगा। तो कंपनियों के लिए तो ये एक अच्छा फायदा का रास्ता मिल गया, क्योंकि सैकड़ों हजारों सालों से हमारे किसान देश भर में हम लोग अपना बीज खुद रखते हैं। आज भी मैं जहाँ खेती करता हूँ, मैं अपने भात का खेती मैं भी करता हूँ, मैं अपना बीज खुद रख रहा हूँ। ये सब देशी बीज हैं। लेकिन ये जो हाइब्रिड बीज हैं, एक तो कंपनी पर निर्भर हो गए किसान,
लेकिन दूसरी बात यह है कि ये हाइब्रिड बीज अपने आप में कमज़ोर हैं, इसलिए इनको ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। और फिर क्योंकि ये कमज़ोर हैं तो अनेक प्रकार के कीटाणु जो हैं, कई कीटाणु तो मित्र कीटाणु हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो रोग फैलाते हैं, और ये हाइब्रिड वैरायटी जल्दी से रोगी हो जाते हैं। तो पहला तो ज़्यादा इसको उर्वरक चाहिए, और दूसरा इसको ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक भी चाहिए। तो अब ये तीसरा पॉइंट है और तीसरा प्रश्न कि ठीक है, ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र और ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इससे दिल्ली का वायु प्रदूषण से क्या संबंध है? और वो ऐसा है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा मात्रा में यूरिया और पोटैश वगैरह इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। भाखरा डैम का जो प्रोजेक्ट हुआ उससे तो पानी मिला ही पंजाब के किसानों को, लेकिन वो भी कम पड़ गया। तो फिर सरकार द्वारा ही किसानों को कहा गया कि आप बोरवेल खोदिए, और उसके लिए सब्सिडी भी दी गई। और 20 सालों में इतना बोरवेल बढ़ गया पंजाब में कि पानी का जो लेवल है, जो धरती के नीचे जो पानी का स्तर है, वो गिरता गया। और फिर 80 और 90 दशकों में ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आ गई। अब क्या करें? तो पंजाब की सरकार ने और फिर हरियाणा की सरकार ने भी, दोनों ने एक कानून लागू किया, और उस कानून से इन्होंने किसानों का हाथ बांध दिया, और उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक एक समय है आपको बीज बोने का और फिर रोप को लगाने का खेतों में, वो आप तब नहीं करेंगे क्योंकि पानी की समस्या है, तो आप 2 या 3 हफ्ता रुकेंगे। तो कानूनन किसानों को अब बुआई, बीज की बुआई और फिर उस रोप को निकालकर खेत में लगाने का काम, ये सब 3 हफ्ते से आगे बढ़ गया। अब 3 या 4 हफ्ते से ये आगे बढ़ने से जो काम जून 25 तक पूरा हो जाता था, अब वो जुलाई 15 तक जाने लगा काम, और जुलाई 20 तारीख तक भी। और क्योंकि ये बुआई लेट हुई है कानूनन, तो फसल भी उतना समय तो लगेगा ही ज़्यादा। तो जो फसल काटने का काम पहले पूरा हो जाता था 25 अक्टूबर तक, पूरा लगभग 80% समाप्त हो जाता था, अब अक्टूबर 25 तक तो सिर्फ 15% फसल काटने का काम होता है, बाकी काम पूरा नवंबर 10 या 15 तक खींच जाता है। और जब ये फसल काटने का काम में देरी हुई, तो अब किसान चिंतित है कि उसको अगला बुआई जो करनी है ना, जो अगला फसल उसी खेत में लेना है, सर्दी का फसल, या तो गेहूं हो या राई हो, सरसों हो, उसके लिए खेत तैयार जल्दी से जल्दी करना है। पहले जैसे समय तो है नहीं कि अपने आप जो फसल काटने के बाद जो नीचे का भाग रह जाता है वो अपने आप सड़ जाएगा, या उसको छोटे मात्रा में उसी को जला लेंगे, लेकिन अक्टूबर में ही जला देंगे, तो तब इतनी तेजी से पश्चिमी हवा नहीं चलती है सर्दी के आने के पहले। लेकिन अब पूरा टाइम टेबल बिगड़ गया है, तो अब ये लोग नवंबर के पहले हफ्ते से ही अलग अलग किसान नवंबर तीसरे हफ्ते तक ये जलाने का काम करते हैं, क्योंकि कानूनन इनके टाइम टेबल को आगे बढ़ा दिया गया। और जब किसान जलाने का काम शुरू करते हैं खेतों में, तो न केवल वो छोटा भाग जो रह जाता है नीचे उसको जलाते हैं, ये तो पराली को भी जला रहे हैं, क्योंकि उसको तो पशु को खिलाते नहीं, तो ये सारा इतना धुआं बन जाता है। और समय को देखिए, यही समय है जब मौसम बदलकर सर्दी का मौसम आना शुरू हुआ, और आते ही पूरा जलवायु में एक ऐसा बदलाव आता है कि ठंड के कारण हवा, दिल्ली और जगहों में ठंड के कारण हवा नीचे धरती की ओर बैठने लगती है, और इसी समय पश्चिम से हवा भी आने लगती है। वो हवा सारा धुआं इस तरफ ले आती है, और यहाँ क्योंकि ठंड से हवा नीचे बैठ रही है, ये प्रदूषण भी नीचे आकर बैठ जाता है। इतने यहाँ ये बिंदु हैं जिनको हम जोड़कर उसको शुरुआत की जगह तक पहुँच पाएंगे, अगर हम इस सच्चाई को देखना चाहें तो। क्योंकि इस सच्चाई को देखने का मतलब है हमको स्वीकारना पड़ेगा कि ये कुछ न कुछ शुरुआत में ही हमने गलती की,
और आज के राजनेता को, आज के ब्यूरोक्रेट को, आज के इंटेलेक्चुअल्स को भी ये बहुत मुश्किल होता है उनको ये स्वीकारना कि हाँ, टेक्नोलॉजी का भी एक दुरुपयोग हमने किया है, कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर इतनी सारी समस्याएं आ गई हैं कि लोग आज अभी तो जो जानकार लोग हैं वो तो इसको टॉक्सिक रेवोल्यूशन बताते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इसने पूरा हमारे मिट्टी को ही एक प्रकार से प्रदूषित कर दिया। लेकिन हवा प्रदूषित होने से जो बड़े लोग दिल्ली में रहते हैं उनको तकलीफ़ पहुंचती है, और उनको तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर टीवी में डिबेट शुरू होते हैं और वहाँ गाली गलौज होता है, एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं लोग साथ दर साथ। तो अब इन बिंदुओं को अगर हम एक से दूसरे को जोड़कर पीछे जाएं तो ये प्रदूषित वहाँ से धुआं दिल्ली में नवंबर में ही सर्दी के बाद क्यों आता है? क्योंकि देर से फसल कटता है। क्यों देर से कटता है? क्योंकि देर से बोया जाता है। क्यों देर से बोया जाता है? क्योंकि कानूनन किसान को रोक दिया गया कि आप अपने सही समय पर नहीं बोएंगे। क्यों ऐसा कानून बना? क्योंकि पानी की कमी हो गई, समस्या हो गई। पानी की समस्या क्यों हुई? क्योंकि हमने बहुत बड़े मात्रा में केमिकल यूरिया और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया। क्यों इतना ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता हुई? क्योंकि हमने हाइब्रिड वैरायटी के बीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया सन 66-67 में। तो ये है असली कारण। लेकिन वो जो कारण है उसको हम लोग एक क्या कहते हैं लोग अंग्रेजी में टेक्नोलॉजिकल मार्वल ऐसा सब कहते हैं, कि बहुत बड़ा चमत्कार टेक्नोलॉजी के द्वारा हुआ और इससे हम लोग भूखे मर रहे थे और बच गए। ऐसी बहुत सारी अफवाहें मीडिया में छप कर हमारे साइंटिस्ट और हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी इस बात को मानने लगे, अंदर मान चुके हैं। और इसीलिए ये लोग इन बिंदुओं को जोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये किस दिशा में जा रही है वो देख पा रहे हैं और वो स्वीकार नहीं करना चाहते अंदर से कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए सही नहीं है। अगर मान लिया जाए, अगर इस बात को देख लिया जाए, अगर किसी राजनीतिक दल में, राजनेता में, किसी ब्यूरोक्रेट में, किसी भी कोई भी एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल में अगर ये ताकत हो, तो फिर एक बार हम स्वीकारेंगे, एक बार समस्या का सही समीक्षा कर पाएंगे, तब तो समाधान निकल ही सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? आजकल कितने सारे लोग, मैं भी ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जहाँ हम लोग बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते ही नहीं। और एक बात यह है कि जब ये हाइब्रिड फार्मिंग होने लगा तो एक प्रकार से बाकी सारे फसलों को किसानों को कहा गया कि छोड़ो, सिर्फ यही करना। इसको अंग्रेजी में मोनोक्रॉपिंग कहते हैं, कि मतलब एक ही चीज़ को आप उगाते रहो। लेकिन पारंपरिक हम जो विधियाँ हमने सीखी है, पाई है, उसमें ऐसा नहीं है। हम लोग मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, कई अलग अलग प्रकार की चीज़ों को उगाते हैं। इसीलिए आप जब पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ दालों की कमी हो गई या तेलों की कमी हो गई, इसीलिए कि बहुत सारे किसानों को हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के मार्गदर्शन में वो लोग मोनोक्रॉपिंग पे चले गए पिछले 30 सालों से। और ये भी अगर रोका जाए तो वो भी एक दूसरा समाधान का एक दूसरा कदम हो सकता है। एक तो हम जैविक खेती पर आएँ, लौटें, और दूसरा कि हम मल्टी क्रॉपिंग पर भी लौटें, और तीसरा ये हो सकता है कि ये भात को और गेहूं को, इन दोनों को बड़े मात्रा में सरकार खरीदती है और किसानों को पैसा मिलता है, तो क्यों ना अन्य चीज़ों को भी बढ़ावा दिया जाए। क्यों ना सरकार कहे कि हम और चीज़ों के लिए को भी खरीदेंगे और बांटेंगे अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राशन का जो व्यवस्था है उसमें हम वो भी देंगे। अभी तो लोग जब बीमार होते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि अरे यार, ये तो चावल खाना इतना ज़्यादा ठीक नहीं था, इतना ज़्यादा गेहूं खाना ठीक नहीं था। हमको हमारे जो पारंपरिक ये छोटे अनाज जो हैं, अंग्रेजी में मिलेट्स कहते हैं, जो बहुत पौष्टिक हैं, वो अब वापस आ रहा है। आजकल तो एक फैशन भी हो गया है कि कई लोग जैसे उत्तर भारत में, उत्तराखंड में हम लोग मंडुआ कहते थे इसको, और महाराष्ट्र में यहाँ नाचनी कहते हैं, कर्नाटक में रागी कहते हैं, तमिलनाडु में कर्वर्ग कहते हैं। तो ये एक छोटा अनाज है, मिलेट है, जो बहुत पौष्टिक है
और क्यों ना किसानों को कहा जाए कि जवारी हो या बाजरा हो या ये नाचनी मंडुआ हो, क्यों ना इस पर भी लौटा जाए, और क्यों ना मल्टी क्रॉपिंग किया जाए, और क्यों ना सरकार एक तीसरा कदम ये भी उठाए कि सरकार कहे कि गारंटी दे कि ये भी हम आपसे खरीदेंगे। एक हमको समाधान चाहिए, तो हमको एक इसका सारा एक पूर्ण रूप से सही समीक्षा करनी होगी, और न करेंगे तो वही होगा। हर नवंबर में वही अखबार में वही छपेगी बात, टीवी में वही डिबेट्स होंगे, और आप भी वही वैसे ही बीमार पड़ेंगे, आपके बच्चे भी बीमार पड़ेंगे, और फिर थोड़े दिनों बाद हम भूल जाएंगे। एक आखिरी बात, खासकर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल एलीट लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं, और दिल्ली के खासकर इंटेलेक्चुअल जो बहुत इस बारे में लिखते हैं, सेमिनार्स में बातें होती है, वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लेकिन वो लोग कभी और प्रदूषण के कारण पर नहीं इतना ध्यान देते हैं। जैसे एसयूवी लेकर चलाना, है ना, सबके पास है, मेरे दोस्तों के पास सबके पास है, और वो तो 365 दिन चलाते हैं। और लोग जो हवाई जहाज़ में जाते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं हवाई जहाज़ में, एक हवाई जहाज़ आप दिल्ली से बम्बई लीजिए, वो इतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, और ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर जहाँ पर ओजोन लेयर है उसी को बर्बाद करता है। इतना ज़्यादा उससे बुरा असर होता है। इन सब पर तो हम कम ध्यान देते हैं, क्योंकि हमको बदलना पड़ेगा, हमारी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, और बहुत मुश्किल है। किसानों को गाली दो, है ना, उनको तो आजकल सरकार खालिस्तानी भी कह रही है, तो कुछ भी कह दो, उनको गाली दो, लेकिन अगर ये बात पूरी समझी जाए तो हम देखेंगे कि किसानों को ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी के नाम पर ये 2 नंबरी हाइब्रिड सीड किसने दिया? हमने दिया। हमने मतलब पढ़े लिखे साइंटिस्ट लोगों ने ही दिया, सरकार ने ही दिया। किसने उनको कहा, सब्सिडी दिया और कहा कि बोरवेल और खोदो और पानी निकालो धरती से? सरकार ने ही किया। किसने उनको बोला कि आप बुआई को 2-3 हफ्ते रोक कर आगे बढ़ा दो? सरकार के कानून ने ही किया। और क्योंकि वो केमिकल से भरा हुआ है वो पराली, तो वो गाय पशुओं को भी नहीं खिला पा रहे हैं। तो ये है पूरी कहानी। थोड़ा इस पर हम लोग विचार करें। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।